नमस्कार साथियों, राकेश सर के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलदीप जहांगीर और अपन बात कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। राजस्थान हिस्ट्री की बात करें दोस्तों तो पिछले वाली क्लास में अपन गुर्जर प्रतिहार यानी कि भीनमाल जालोर के जो गुर्जर प्रतिहार है उनको अपन पढ़ रहे थे। पिछले वाली क्लास में गुर्जर प्रतिहार कंप्लीट हो गए थे और पूर्णतया समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। आज एक नए वंश को पढ़ने वाले हैं अपन और परमार वंश के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में दोस्तों। सभी ऑनलाइन आ चुके हैं तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज। आते ही सबसे पहले दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया करें और लाइक सबसे पहले लाइक एंड शेयर सबसे पहले करें दोस्तों। और जो ऑनलाइन है सभी पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दिया करो दोस्तों। बना रखे होंगे ना अपने अपने यूनिटी। देखो बात करते हैं दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री की और आज बात करेंगे अपन परमार वंश की। आज की क्लास में दोस्तों बहुत ही छोटा वंश है, ज्यादा कुछ नहीं है कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं इनके काल में। लेकिन दोस्तों एक बात सुनना आराम से, परमार वंश में जो अगर कोई क्वेश्चन बनता है ना आपके कंपटीशन में, अगर परमार वंश आता है तो दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। आप कितनी भी गाइड या कितनी भी बुक में देख लीजिए दोस्तों, परमार वंश का पता ही नहीं चलता किस तरह से पढ़े, कहाँ की परमार वंश क्या है, उत्पत्ति तक भी पता नहीं चलता, उनमें उत्पत्ति तक भी नहीं लिखा है दोस्तों। और साम्राज्य जो है संस्थापक तक भी नहीं बता रखा है। तो दोस्तों पर इनकी बात करेंगे, बहुत इजीली बात करेंगे दोस्तों। जो क्वेश्चन बनते हैं ना उन्हीं की बात करेंगे। आज की क्लास में जो है एक वंश खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों ऑलमोस्ट जो है सभी पढ़ा चुके हैं। अब जो अपन बात करेंगे पढ़ने में, ये अपने छोटे छोटे वंश जैसे यादव वंश, भाटी वंश, परमार वंश, इनको बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अपन मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो इधर आज बात करेंगे दोस्तों परमार वंश। एक दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, दो तीन क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो यहीं से आ जाते हैं दोस्तों। आराम से ध्यान आपका यहीं पे होना चाहिए। देखना परमार वंश, इससे पहले पढ़ा था गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करें दोस्तों इसमें देखो पीछे क्या है, मारने वाला। किसको मारेगा अब दोस्तों? दोस्त को तो मारेगा नहीं, किसको मारेगा? शत्रु को। किसको मारेगा दोस्तों? शत्रु को मारने वाला। यानी कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों परमारों का? शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? मारने वाला। इसके बाद दोस्तों बात करें कि इनका शासनकाल कहां कहां रहा था, कहां कहां पर दोस्तों इन्होंने जो है स्थापना वंश की यहाँ पर जो राज किया था, इन्होंने अपनी वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, शत्रु को मारने वाला इसका अर्थ होता है दोस्तों शत्रुओं को मारने वाला। क्या अर्थ होता है? शत्रु को मारने वाला। अब दोस्तों परमार वंश ने कहां कहां पर अपने वंश की स्थापना करी थी, नींव रखी थी, तो दोस्तों उनकी बात कर लेते। प्रारंभिक क्षेत्र कहां कहां रहा? प्रारंभिक क्षेत्र कहां कहां रहा दोस्तों? तो ये आएगा आबू का क्षेत्र, माउंट आबू क्षेत्र। और प्रमुख क्षेत्र भी यही है दोस्तों, प्रमुख क्षेत्र भी यहीं पर, यानी कि जो आबू का क्षेत्र है दोस्तों वही प्रमुख क्षेत्र होता है। यहीं पर जो यहीं के वंश है माउंट आबू के वंश, आबू क्षेत्र, या लिख देता हूं यहाँ पे मैं कोष्टक में माउंट आबू एंड मालवा का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, मालवा का क्षेत्र। इसके बाद बात करें अपन इनका प्रारंभिक क्षेत्र था। यहाँ पर सबसे पहले कहां पर आए थे? माउंट आबू में आए थे, यानी कि आबू पर इन्होंने अपनी स्थापना करी थी। संस्थापक रहेगा माउंट आबू का राजा रहेगा। इसके बाद मालवा के क्षेत्र में रहेंगे। और इनके जो शासन रहा, इनका जो शासन कहां कहां पर रहा, इनकी भी बात कर लेते हैं। शासन की बात आएगी दोस्तों, किराड़ू में शासन रहा। किराड़ू कहां पड़ता है दोस्तों? बाड़मेर में। इसके बाद दोस्तों करें बांगड़ क्षेत्र में रहा, बांगड़ क्षेत्र में यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में रहा। इसके बाद बात करें दोस्तों जालौर में भी इनका अधिकार रहा। और एक आबू क्षेत्र,
ये हुई बात दोस्तों। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ परमार वंश के बारे में। परमार वंश के दोस्तों जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? शत्रु को मारने वाला। क्वेश्चन में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया हुआ है, पूछा गया है ऐसा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? सभी बोलेंगे एक बार, क्या होता है? शत्रु को मारने वाला। क्या होता है? शत्रु को मारने वाला। पीछे मार है इसमें, इससे मारने वाला, किसको मारेगा? शत्रु को मारेगा। इसके बाद दोस्तों इनका प्रारंभिक क्षेत्र। प्रारंभिक क्षेत्र का मतलब यानी कि सबसे पहले यहाँ पर कहाँ पर आए थे और कहाँ पर इनका शासन रहा था? तो कहाँ पर आए थे दोस्तों? माउंट आबू में, यानी कि मालवा के आसपास का क्षेत्र जो है वहां पर ये आए थे सबसे पहले। इसके बाद बात करी दोस्तों मैंने कि कहाँ कहाँ पर इनका शासन रहा, यानी कि परमार वंश की स्थापना किस किस क्षेत्र में हुई है। तो वो आएगा दोस्तों, बांगड़ आएगा, बांगड़ आएगा, किराड़ू आएगा, यानी कि किराड़ू बाड़मेर में जो इनका अधिकार रहा, बांगड़ यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में इनका अधिकार रहा। इसके बाद दोस्तों अपन बात करें जालोर क्षेत्र में इनका अधिकार रहा और आबू क्षेत्र में इनका अधिकार रहा। दोस्तों बहुत बार पूछा गया है इनके क्षेत्र को लेके क्वेश्चन, परमार वंश के क्षेत्र को। ऐसे ये जो वंश है ना छोटे छोटे, इनमें ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ध्यान रखें इनके कि इनका जो क्षेत्र पूछा गया है ऐसा, अगर ऑब्जेक्टिव में किराड़ू, बांगड़ और जालोर है, इनमें से कोई नहीं, तो आप दोस्तों या ओल, तो आपको चारों लगाने हैं, यानी कि तीनों जगह इनका शासन रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? लिख लो आप इसको पहले, फिर आगे बात करते हैं। चलो इसमें देख लो पहले, एक बार और देख लेते हैं। इधर देखो, इधर अब इनकी उत्पत्ति की बात करें दोस्तों, उत्पत्ति के बारे में एक कथन आता है दोस्तों, मैंने बताया एक चंद्रबरदाई था, चंद्रबरदाई, इसका एक ग्रंथ है दोस्तों। क्या नाम है ग्रंथ का? इतनी बार नाम आ चुका है, जल्दी से बताइए ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। तो वहां पर 4 पुत्रों का जन्म हुआ था अग्निवंश से, यानी कि कुंड से जो है एक ऋषि मुनि ने जो है यज्ञ किया था और 4 पुत्रों का जन्म हुआ था। कौन कौन से हुआ था? प्रतिहार पढ़ चुके हैं, परमार ये पढ़ रहे हैं, चालुक्य पढ़ चुके हैं, चौहान पढ़ चुके हैं, यानी कि परमार भी क्या हुए दोस्तों? पृथ्वीराज रासो में के अनुसार कौन है दोस्तों? अग्निवंशीय। ठीक है दोस्तों, अग्निवंशीय जो ये है, यानी कि परमाणु को क्या बताया गया है दोस्तों? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निवंशीय बताया गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? कोई दिक्कत हो? अभी तक जो पढ़ा है दोस्तों उसमें कोई दिक्कत है? आगे बढ़ूं? क्लियर है? पहले लिख लो इसको आप। मिटा दूं दोस्तों? यहीं से दोस्तों एक दो क्वेश्चन यहीं से बनते। इनका प्रारंभिक क्षेत्र आप याद रखना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इनके प्रारंभिक क्षेत्र और शासन रहा ये पूछे गए हैं। तो ये मैंने जो लिखा है ना दोस्तों, आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए बिल्कुल एक तरह से। कभी भी कहां से भी क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, आपके माइंड में याद होना चाहिए इनका क्षेत्र कहां कहां रहा। ठीक है दोस्तों, अब इनके दोस्तों अपन शासक की बात करेंगे। यहाँ पर देखो शासक की जो जो जिनके बारे में इतिहासकारों ने जो जो कहा है उनके बारे में, या इनके कारण में दोस्तों कोई युद्ध वगैरह नहीं हुए थे दोस्तों, इतने ज्यादा मतभेद नहीं थे। राजा को जो शासन में जो राजा था दोस्तों, तो इतने मतभेद नहीं हुए किसी भी के समकालीन दोस्तों, कोई युद्ध नहीं हुआ ज्यादा। लेकिन क्या क्या निर्माण हुए, स्थापत्य कला में क्या योगदान रहा, मंदिर वगैरह कौन कौन से बने, उस टाइम शासक कौन था, किनसे राजा के समय क्या हुआ, ये चीजें अपन डायरेक्ट बात करेंगे अपन। यहाँ पर दोस्तों जो है मैं यहाँ पर शासक का नाम लिखूंगा और उसके बारे में जो उसके शासनकाल में हुआ वो बात अपन यहाँ पर करने वाले। देखो शासक आता है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि परमार वंश का संस्थापक कौन है। संस्थापक की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि परमार वंश के संस्थापक कौन है, तो कौन है दोस्तों? याद रखना, ध्रुवराज, माउंट आबू। ध्रुवराज पहला शासक है दोस्तों जिसने
क्या नाम है? ध्रुमराज। ध्रुमराज पहला प्रथम शासक है जिसने परमार वंश की स्थापना करी थी। कहां पर करी थी? माउंट आबू क्षेत्र में। आबू के क्षेत्र में दोस्तों ध्रुमराज ने जो है परमार वंश की नींव रखी थी, इसलिए संस्थापक माना जाता है किसको? ध्रुमराज को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। छोटे छोटे जो वंश है ना, जिनने ज्यादा कुछ किया नहीं, उनके संस्थापक या उनमें से निर्माण, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। इनको अंडर एस्टिमेट मत करना दोस्तों, इनको भूलना मत, आप याद रखना इनको, ये पूछेंगे। मैं बता रहा हूं ना, जो आज की क्लास में जो बात होगी उसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे दोस्तों, आपको याद रखना है ये सब। क्या नाम है? ध्रुमराज। ठीक है, देखो इधर अब शासक, एक शासक आता है दोस्तों, डायरेक्ट बात करेंगे शासक का नाम लेके, और उसके काल में क्या हुआ उसकी बात करेंगे। एक शासक आता है दोस्तों मुंज परमार। मुंज आता है या बुंज आता है, एक ही बात है, दोनों समझ जाना। क्या नाम आता है दोस्तों? मुंज परमार। क्या नाम आता है? मुंज परमार। इसने 977 ईस्वी में, इसके काल में 977 ईस्वी में, देखो 977 ईस्वी में पराजित किया, इधर पराजित किया, और इधर भी पराजित किया। देखो दो लोगों को पराजित किया, दो वंश को पराजित किया। किसकी बात कर रहा हूं यहां पर दोस्तों? मुंज परमार और भुंज परमार, एक ही नाम है। 977 ईस्वी में, देखो 977 आ गया। एक सन आता है दोस्तों 960। क्या नाम आता है? 960। 960 में दोस्तों नाडोल की चौहान वंश की स्थापना हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 960 में। किसने की थी? लक्ष्मण ने, लक्ष्मण चौहान ने। किसने की थी? लक्ष्मण चौहान ने। और ये चल रहा है दोस्तों 977, यानी कि इनके समकालीन नाडोल में भी चौहान थे। पराजित करेगा दोस्तों, एक तो करेगा दोस्तों, बात करेंगे मेवाड़ में, मेवाड़ के शासक शक्ति सिंह को। किसको करेगा दोस्तों? शक्ति सिंह को। इसको भी पराजित कर देता है। और दोस्तों यहां पर किसको पड़ेगा? नाडोल के चौहानों को। किसको पराजित किया दोस्तों? नाडोल के चौहानों को पराजित किया। किसने किया दोस्तों? मुंज यानी कि बुंज परमार ने। ये दोस्तों इसकी समकालीन की बात होती है। दो लोगों को पराजित किया इसने, दो वंश को पराजित किया। कब किया दोस्तों? 977 ईस्वी में। कब किया? 977 ईस्वी में। यही बात आएगी दोस्तों, ज्यादा कुछ है नहीं इनके मैटर, इनकी स्टोरी कोई कहानी ऐसा कुछ मिलता भी नहीं है और कोई बताने लायक भी नहीं है। पराजित किया मेवाड़ के शासक शक्ति सिंह को, और पराजित करता है नाडोल के चौहान वंश को। नाडोल के चौहान दोस्तों 960 में, मैंने बताया उसके लिए रिलेटेड चीजें। 960 में नाडोल की स्थापना होती, कौन करता है दोस्तों? लक्ष्मण सिंह। नाक किसने काटी? याद है आपको पूरा वो चीज, ट्रिक मैंने बताई थी आपको। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दो दोस्तों। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों भोज परमार की। शासक रहता, याद है आपको, नाम सुना होगा दोस्तों भोज परमार के बारे में, सभी ने सुना होगा जिसने अगर पढ़ा होगा। भोज परमार कहाँ का शासक बनता है दोस्तों? माउंट आबू का शासक रहता है ये। परमार वंश का शासक रहता है भोज। कहाँ का शासक रहता है? आबू का शासक रहता है। ठीक है दोस्तों, देखो इसने निर्माण की बात करते हैं, इसने निर्माण करा, एक ही क्वेश्चन बनता है, और वो देखो निर्माण की बात करते हैं दोस्तों। निर्माण करवाया इसने कहां पर? मेवाड़ में त्रिभुवन नारायण
मंदिर का, किसका निर्माण करवाया दोस्तों? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया इसने। किसने करवाया दोस्तों? भोज परमार ने। मेवाड़ में लिखो या आप चित्तौड़ लिखो, यहाँ पर चित्तौड़ समझ जाओगे ना, मेवाड़ चित्तौड़, मेवाड़ का क्षेत्र यानी कि चित्तौड़। उदयपुर में समझना, क्योंकि मेवाड़ में उदयपुर भी आता है, इसलिए आप मैंने लिख दिया चित्तौड़ में। क्या कौन सा निर्माण करवाया दोस्तों? इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर मैं बना देता हूँ, ये मंदिर बन गया, ठीक है दोस्तों। और इसमें मूर्ति रखी इन्होंने, इतनी बड़ी मूर्ति है दोस्तों, इतनी बड़ी आंखें हैं नारायण भगवान की, और ये नीचे ऐसे यहाँ पर ऐसे इस तरह बहुत बड़ा सिर है दोस्तों उनका। इस मंदिर का निर्माण करा, बहुत बड़ी मूर्ति है दोस्तों, हाई ज्यादा है और चेहरा जो है बहुत बड़ा है दोस्तों, आंखें बड़ी बड़ी आंखें हैं त्रिपुरा नारायण मंदिर में, ठीक है दोस्तों। नोट लगाना यहाँ पर, इस मंदिर का दोस्तों जीर्णोद्धार करवाया। आपको पता होगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने ये बहुत सारे मंदिर भी तोड़वा दिए थे। किसने तोड़वा दिए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दोस्तों आपको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मंदिर तोड़वा दिए थे, तो एक मंदिर ये भी था जीर्णोद्धार का, त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो इसका जीर्णोद्धार करवाता है दोस्तों मेवाड़ शासक मोकल ने। किसने करवाया दोस्तों? मेवाड़ का शासक मोकल है। कौन था दोस्तों? हंसाबाई का पुत्र था। हंसाबाई किसकी वाइफ थी दोस्तों? राणा लाखा की। याद है आपको पूरी कहानी? राणा लाखा का पुत्र रहता है दोस्तों राणा चूड़ा, जिसके लिए संबंध आता है दोस्तों हंसाबाई का, लेकिन वो जो है कोई कंडीशन ऐसी बन जाती, सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है दोस्तों, पूरी कहानी पता होगा आपको। सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है, राणा लाखा सामने दिखता है और राणा लाखा के लिए संबंध हो जाता है दोस्तों, और विश्व पितामह बन जाता है राणा चूड़ा, और वहां से चला जाता है दोस्तों, और पूरे टाइम तक सेवा करता रहता है अपने पिताजी की नाक नहीं करने देता है। यानी कि अपने पिता जो राणा लाखा रहते हैं 70 साल की उम्र में शादी करते हैं किससे? हंसाबाई से। और हंसाबाई की एक शर्त यही रहती है कि दोस्तों मैं हमसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही शासक बनेगा। कहाँ का शासक बनेगा? मेवाड़ का, यानी कि चित्तौड़ का शासक बनेगा। और पुत्र का जन्म होता है दोस्तों मोकल का ही भाई रहता है दोस्तों। कौन भाई रहता है मोकल का? राणा चूड़ा, सौतेला भाई कह सकते हो आप। तो मोकल दोस्तों बहुत शासक बनता है, और मोकल का ही पुत्र रहता है जो प्रतापी शासक, स्थापत्य कला का जो है बहुत बड़ा शासक बनता है, राणा कुंभा के पिताजी है दोस्तों मोकल। आपको पूरी कहानी याद होगी, राव जोधा के चला जाता है, आवल बावल की संधि होती है इनके मध्य, ये सब चीजें आपको पता होगी। तो दोस्तों मेवाड़ के शासक मोकल रहते हैं, इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया, और दोस्तों इस मंदिर का नाम भी परिवर्तित कर दिया, और मंदिर का नाम क्या कहलाया दोस्तों? शमिदेश्वर जी का मंदिर। शमिदेश्वर जी का मंदिर। शमिदेश्वर जी का मंदिर कहलाया। यानी कि अगर आपसे ये पूछ लेते हैं दोस्तों शमिदेश्वर जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो क्या आंसर आएगा दोस्तों आपका? भोज परमार। परमार शासक आबू के शासक है, परमार वंश के भोज परमार। किसने करवाया? भोज परमार। जबकि जीर्णोद्धार किसने करवाया दोस्तों? राणा मोकल ने। कोई कंफ्यूज नहीं, बहुत सौ के कंफ्यूज रहता है दोस्तों कि मोकल ने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। गलत है। किसने निर्माण करवाया था दोस्तों? भोज परमार ने निर्माण करवाया था। मोकल ने जीर्णोद्धार करवाया था इस मंदिर का। ठीक है दोस्तों, लिख लो आप, ये भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बारे में भी इतनी जानकारी, इसको लिख लो आप। मिटा दूं दोस्तों? ये बात हुई दोस्तों किसकी? भोज परमार के बारे में। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, इनमें परमार वंश में ज्यादा कुछ है नहीं। पढ़ने का मैटर दोस्तों डायरेक्ट याद करने का, लिखने का मैटर है। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों, मेरी एक ही क्लास में जो है परमार वंश खत्म हो जाएगा। तो आपको सावधानी ये रहेगी कि दोस्तों मैंने एक परमार वंश एक क्लास में याद करवा दिया आपको। ठीक है दोस्तों, मैंने ये बोला था दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री की कंप्लीट राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो शासन यही चल रहे हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों कि इनको जरूरी है पढ़ाना, कोई जरूरी भी नहीं है।
लेकिन दोस्तों जब अपन पढ़ रहे हैं तो इनको भी क्यों छोड़ें। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन बन जाता है। देखो अब परमार शासक की बात करते हैं। और कौन से शासक की बात करेंगे दोस्तों, धुंधल। धुंधल और इसके समकालीन बात करेंगे। देखना यहां से लिंक जोड़ेंगे अपन। धुंधल शासक बनता है, कब बनता है दोस्तों, 1031 में। 1031 की बात रहती है दोस्तों धुंधल की। अब इसके समकालीन बात करें, इधर देखो समकालीन। गुजरात के शासक, गुजरात के शासक कौन था दोस्तों, भीमदेव। भीमदेव प्रथम। अब धुंधल और भीमदेव के मध्य दोस्तों जो है क्या चलता रहता है दोस्तों, संघर्ष चलता रहता है। क्या चलता रहता है दोस्तों, संघर्ष। या फिर दोस्तों आप कह सकते हो क्या चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है, या फिर विवाद चलता रहता है। क्या चलता रहता है, संघर्ष और विवाद चलता रहता है। अब ये संघर्ष और विवाद जो है ये युद्ध करेंगे। इससे बढ़िया है कोई मिल बैठ के जो है अपन संधि कर ले, या मिल बैठ के इसको सुलह करवा ले। तो दोस्तों इस भीमदेव का एक मंत्री रहता है दोस्तों, मंत्री, उसकी बात करेंगे। उस मंत्री का नाम रहता है दोस्तों विमल शाह। विमल शाह, शाह है दोस्तों, शाह लगाते ही समझ जाना कौन है ये, बढ़िया है, बढ़िया जैन है ये, जैन। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह। बहुत से समझते हैं दोस्तों अमित शाह कौन सी कास्ट का है, तो दोस्तों आपको याद रखना है, बढ़िया है विमल शाह, अमित शाह। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। विमल शाह जो है दोस्तों, इनके मध्य विमल शाह, ये कौन रहता है दोस्तों, मंत्री रहता है। विमल शाह क्या करवाता है दोस्तों, सुलह करवाता है। विमल शाह दोस्तों जो है धुंधल और भीमदेव के मध्य क्या करवाता है दोस्तों, सुलह करवाता है, समझौता करवाता है, और ये मान जाते हैं। यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आता है दोस्तों विमल शाह का। क्या नाम आता है, विमल शाह का। क्या नाम रहता है दोस्तों, विमल शाह। इधर लिख देता हूं दोस्तों, किसका मंत्री रहता है ये, मंत्री था किसका, भीमदेव का। इसका दोस्त था, दोस्त था, फ्रेंड था, फ्रेंड इसका। मंत्री भी था और इसका फ्रेंड भी था, कौन, विमल शाह। मंत्री था, इसने निर्माण करवाया दोस्तों, निर्माण करवाया। किसका दोस्तों, विमल शाह मंदिर, विमल शाह मंदिर, जिसको क्या बोलते हैं, जैन मंदिर भी बोलते हैं, जैन मंदिर। कहां पर करवाया दोस्तों, स्थान कहां पर करवाया, देलवाड़ा माउंट आबू में। कब करवाया, ये 1031 में। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई किसकी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों यही, कि विमल शाह ने जो मंदिर का निर्माण करवाया था, किसके मंत्री था दोस्तों, भीमदेव प्रथम का। याद रखना है इसको, किसने निर्माण करवाया था, विमल शाह का। विमल शाह टेम्पल का निर्माण, उसको कहा गया विमल शाह टेम्पल, भगवान आदिनाथ को समर्पित है दोस्तों ये। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, विमल शाह ने, पर्सनल इसने बनवाया था। ये कहां पर बनवाया था दोस्तों, देलवाड़ा, जो कहां पर पड़ता है, माउंट आबू में पड़ता है। और इसके जो, यहां पर नहीं लिखूंगा दोस्तों, यहां पर देखना, यहां पर देखना, इधर लिख रहा हूं मैं, देलवाड़ा माउंट आबू में विमल शाह मंदिर। ठीक है दोस्तों, विमल शाह मंदिर कहां पर है, माउंट आबू, देलवाड़ा में है, माउंट आबू में। जैन मंदिर का निर्माण करवाया किसने दोस्तों, विमल शाह ने। अब बात आती है यहां पर, इसका वास्तुकार कौन था, वास्तुकार।
कौन था दोस्तों? जिसको पता है जल्दी से बताइए। किसने मंदिर स्थापत्य पढ़े होंगे दोस्तों? आपने जिसने मंदिर स्थापत्य पढ़े होंगे उसको जरूर याद होगा दोस्तों। आपके लिए क्वेश्चन है ये, इसका वास्तुकार कौन था? विमल शाह का जो मंदिर है दोस्तों देलवाड़ा में, उसका वास्तुकार कौन था? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, कौन था इसका वास्तुकार। मैं आपका वेट कर रहा हूं दोस्तों, जल्दी से बताइए मुझे। जल्दी से बताइए दोस्तों। देलवाड़ा माउंट आबू में विमल शाह का मंदिर का निर्माण करवाया था। विमल शाह ने जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको बाद में क्या बोला गया? विमल शाह का मंदिर बोला गया। आदिनाथ को समर्पित है दोस्तों ये। वास्तुकार कौन है इसका? देखो इधर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर किसी ने बताया हो तो। देखो इधर, कीर्तिधर। क्या नाम था? कीर्तिधर। याद रखना दोस्तों इस वास्तुकार को। अरे याद रखना, याद रह जाएगा ना ये, इसको भूलना नहीं है दोस्तों। वास्तुकार पूछा जाता है, ये मंदिर में भी पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जाने कितने एग्जाम हो गए दोस्तों जिसमें इस टेम्पल के बारे में पूछा गया है। यही पूछता है कि माउंट आबू विमल शाह का मंदिर कहाँ स्थित है, जैन मंदिर है, कौन सा मंदिर है, कौन सी स्थापत्य कला में बना हुआ है, कब बना हुआ था, किसने बनवाया था, शासक कौन था। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। मंदिर स्थापत्य कला पढ़ोगे तब वहां भी पढ़ेंगे। यहाँ पर वास्तुकार की बात करें दोस्तों, कीर्तिधर, वहां पढ़ेंगे तो वहां भी पूछूंगा मैं आपसे कि इसका वास्तुकार कौन था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ये होती है दोस्तों धुंधल के समय की बात। इसके समकालीन कौन था? गुजरात शासक भीमदेव प्रथम, और विमल शाह के मंदिर के बारे में बात बता दी। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसा कैसा बना लो। मिटा दूं दोस्तों? इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, एक शासक रहा था परमार शासक। यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन परमार शासक, माउंट आबू के शासक की। किसके शासक के बारे में बात कर रहे हैं? आबू के शासक की ही बात कर रहे हैं अपन। शासक का नाम है दोस्तों विक्रम सिंह। विक्रम सिंह का उपनाम क्या बोला जाता है? यानी कि उपनाम। उपनाम वही होते हैं जो बोले जाते हैं कि इसको किस नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपके घर पे नाम अलग होते हैं, बाहर के नाम अलग होते हैं, तो वो उपनाम में आ जाएंगे। इसका उपनाम था दोस्तों महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर आबू के लेख से प्राप्त। यानी कि दोस्तों हुआ क्या, शासक रहता विक्रम सिंह, इसको महामंडलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जानकारी कहां से प्राप्त हुई दोस्तों? आबू के शिलालेख से। जानकारी ये लो लिख दिया। ये जानकारी कहां से प्राप्त हुई? आबू के शिलालेख से, लेख से या प्रशस्ति से। क्या प्राप्त हुआ? वहां पर लिखा गया है महामंडलेश्वर बोला गया है। किसको? विक्रम सिंह को। बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर विक्रम सिंह की। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बात करते हैं दोस्तों। इसका एक पुत्र रहता है, पुत्र को नहीं पढ़ेंगे, पौत्र को पढ़ेंगे। क्या रहता है दोस्तों? पौत्र, जिसका नाम क्या रहता है दोस्तों? धारावर्ष। धारावर्ष। धारावर्ष ही दोस्तों एकमात्र परमार वंश का शासक, जो महान प्रतापी शासक था दोस्तों, महा जबरदस्त शासक था दोस्तों। कौन? धारावर्ष। कितने वर्ष तक शासक किया दोस्तों? देखो, धारावर्ष, धाराएं बह रही है वर्षों की, इतने ही लंबा शासन करेगा। 60 वर्षों तक शासन किया। क्या किया दोस्तों? 60 वर्षों तक शासन
किया। प्रतापी शासक, कौन है दोस्तों प्रतापी शासक? इसका विक्रम सिंह का पुत्र रहता है धारावर्ष। धारावर्ष के बारे में दोस्तों आपको पता होगा, धारावर्ष इतना प्रतापी शासक था, एक तीर से, क्या बोला मैंने, एक तीर से, एक तीर चलाता था दोस्तों जिसमें 3 भैंसों को पार कर देती थी वो तीर। यानी कि एक तीर से 3 भैंसों का शिकार करता है ये। कौन करता है? धारावर्ष। मंदाकुनी, मंदाकिनी आबू में मंदाकिनी का कुंड है दोस्तों, एक स्थान है जिसमें दोनों जगह छोरों पर, पहले छोर पर और अंतिम छोर पर इसकी प्रतिमा बनी हुई है। किसकी? धारावर्ष की। एक पर तो बनी है केवल धारावर्ष की, और दूसरे छोर पर बनी है दोस्तों 3 भैंसों की छिद्रित प्रतिमा बनी हुई है। यानी कि ऐसा बताया गया है कि धारावर्ष जब एक तीर चलाता था तो 3 भैंसों का शिकार कर देता था, यानी कि 3 भैंसों को मार गिराता था दोस्तों धारावर्ष एक तीर से। इतना प्रतापी शासक था, इतना बहादुर शासक था, इतना जबरदस्त शासक था दोस्तों। कौन? धारावर्ष। कौन था दोस्तों? विक्रम सिंह का पुत्र था, पौत्र था। कहां का शासक था दोस्तों? आबू का शासक था। परमार वंश से रिलेटेड रखता है धारावर्ष। कितने वर्षों तक शासन किया? 60 वर्षों तक शासन किया। पहले आप ऐसा करो, इसको लिख लीजिए, फिर यहां पर लिख दूंगा मैं बाद में, पहले इसको लिख लो आप। इधर का मिटा दो दोस्तों, देखो इधर, ये तीर चलाया दोस्तों इसने, ये तीर जा रहा है, ये तीर जा रहा है दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों? भैंस। ये भैंस और ये भैंस। देखो समझ में आ जाएगा ना? आप देखो 3 भैंसे ही बना दी मैंने, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर दिया दोस्तों पार्ट को, आराम से समझना। अब दोस्तों ये कौन है दोस्तों? धारावर्ष। ये धारावर्ष से तीर चला रहा है दोस्तों, ये तीर जा रहा है दोस्तों, एक ही तीर चलाया, ये तीर जो है इसको पार करेगा दोस्तों, पार करेगा और ये आगे निकल जाएगा। यानी कि दोस्तों 3 तीर, किनको? 3 भैंसों का शिकार करता था, नॉट। ठीक है, लिख दिया ये मैंने। तीर चलाया दोस्तों इसने और 3 भैंसों को मार दिया। और इसकी बात करें दोस्तों, मंदाकिनी, मंदाकिनी की प्रथम पाल और द्वितीय पाल। प्रथम पाल की बात कर रहा हूं दोस्तों, पाल पर प्रतिमा, और द्वितीय पाल पर छिद्रित, छिद्रित भैंसों की प्रतिमा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। यहां पर मैंने बनाया दोस्तों, धारावर्ष की बात कर रहे हैं, प्रसिद्ध शासक था, प्रतापी शासक था, 60 वर्षों तक जो है इसने शासन किया दोस्तों। कहां पर? आबू पर। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई किसकी? धारावर्ष की। धारावर्ष एक तीर से दोस्तों 3 भैंसों का शिकार कर देता था, इसीलिए वो मूर्तियां बनी हुई है। कहां पर? मंदाकिनी की। कहां पर? ये माउंट आबू में है, आबू में, आबू में ही बनी हुई है। मंदाकिनी की पाल पर, पहली पाल पर और दूसरी पाल पर, पहली पाल पर बनी हुई है दूसरी स्वयं की प्रतिमा, और दूसरी पाल पर बनी है छिद्रित भैंसों की प्रतिमा बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसको बना लो, पहले बना रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हो तो याद हो ही गया होगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। इसको मिटाऊंगा फिर मैं ना।
मिटा दूं? अब बात करते हैं दोस्तों वास्तुपाल 1230 में। बात करते हैं दोस्तों 1230 में शासक बने वास्तुपाल, वो तेजपाल। क्या नाम लिखा दोस्तों? वास्तुपाल वो तेजपाल। इनके समय दोस्तों देलवाड़ा में, कहां पर पड़ता है दोस्तों ये देलवाड़ा? आबू में, माउंट आबू। पहले भी बताया मैंने, जैन मंदिर का निर्माण करवाया, जैन मंदिर का निर्माण करवाया, यानी कि इनके समकालीन ही जैन मंदिर का निर्माण हुआ था दोस्तों। और जिसका वास्तुकार कौन था दोस्तों? वास्तुकार शोभन देव। क्या नाम है दोस्तों? शोभन देव। वास्तुपाल वो तेजपाल, यानी कि ये शासक रहे दोस्तों कहां पर? आबूमर। इसी टाइम पर दोनों अलग अलग शासक है दोस्तों, वास्तुपाल और तेजपाल। इनके समकालीन देलवाड़ा में, यानी कि माउंट आबू में जैन मंदिर का निर्माण हुआ। नेमिनाथ को समर्पित है दोस्तों ये जो जैन मंदिर है, ये जो जैन मंदिर है नेमिनाथ को समर्पित। यानी कि जैन में तीर्थकर होते हैं दोस्तों, अलग अलग तीर्थकर हुए। यानी कि ये मंदिर किनको समर्पित है? इसीलिए यहां पर मैंने लिखा है नेमिनाथ जी को समर्पित है। कौन सा मंदिर? जैन मंदिर का निर्माण कराया देलवाड़ा माउंट आबू में। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वास्तुपाल और तेजपाल में। यानी कि ये राजा थे उस टाइम ही इसका निर्माण चल रहा था, तो दोनों का नाम आता है। जिसका वास्तुकार कौन था दोस्तों? शोभन देव। आपको ये याद रखना है, शोभन देव। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद क्या रखना है दोस्तों? शोभन देव। शोभन देव वास्तुकार था, इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा दो और ये परमार वंश खत्म हो जाते हैं। अंतिम शासक की बात करेंगे दोस्तों कि अंतिम शासक कौन था यहाँ का और उसने किसको पराजित किया था। पहले इसको लिख लो। देखो, बात कर रहे हैं अपन दोस्तों माउंट आबू की। माउंट आबू कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। और सिरोही में दोस्तों चौहान वंश की स्थापना हो जाती है। 1230 में, आपको पता होगा 1230 में ही दोस्तों इसके समकालीन ही जो है वहां पर चौहान वंश की स्थापना हुई थी। मैंने बताया था आपको। कौन था चौहान शासक करने वाला? राव लुम्बा। क्या नाम आता है दोस्तों? राव लुम्बा। ये पराजित कर देता है किया किसको? परमारों को। चौहान वंश की चौहान वंश की स्थापना कर देता है दोस्तों राव लुम्बा। कब की बात है दोस्तों? आपको पता होगा ये, मैंने बताया था आपको। जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के। यानी कि राव लुम्बा दोस्तों कहां पर आ जाता है? सिरोही में आ जाता है और अपनी चौहान वंश की स्थापना कर देता है। संस्थापक रहता है राव लुम्बा चौहान वंश का। यानी कि सिरोही में जो स्थापना करता है वो राव लुम्बा करता है। राव लुम्बा सिरोही में चौहान वंश का संस्थापक रहता है। पढ़ाया था मैंने आपको। किसको पराजित कर देता है वहां पर? परमारों को। परमारों को पराजित करके चौहान वंश की स्थापना करता है कौन? राव लुम्बा। ठीक है दोस्तों, देखो ये बात हो जाती है दोस्तों परमार के बारे में। एक दो इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं इसके बारे में
किराड़ू बाड़मेर की बात करते हैं, किराड़ू बाड़मेर। किराड़ू बाड़मेर की बात करते हैं। बाड़मेर किराड़ू में भी दोस्तों क्या होता है, परमार वंश की स्थापना होती है। तो वहां से एक बात कर लेते हैं दोस्तों, किराड़ू कहां पड़ता है दोस्तों, बाड़मेर में पड़ता है। सोमेश्वर मंदिर बना हुआ है कहां पर दोस्तों, किराड़ू बाड़मेर में। क्या कहा जाता है इसको, राजस्थान का खजुराहो। राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है सोमेश्वर टेम्पल को। और ये सोमेश्वर टेम्पल किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों, परमारों के द्वारा निर्मित है। यानी कि राजस्थान का जो खजुराहो है किराड़ू बाड़मेर में, उस मंदिर का नाम क्या है दोस्तों, सोमेश्वर का मंदिर। क्या है, सोमेश्वर का मंदिर। यह मंदिर किसके द्वारा निर्मित है, परमारों के द्वारा निर्मित है। कहां के परमारों के दोस्तों, किराड़ू के परमारों के द्वारा निर्मित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यहां पर जब राजस्थान के खजुराहो की बात आती है तो आपके लिए एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि हाड़ौती का खजुराहो, हाड़ौती का बोल सकते हैं अपन, या फिर मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो भी बोलते हैं, मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, जल्दी से बताइए दोस्तों। मिनी खजुराहो और हाड़ौती का खजुराहो कौन सा टेम्पल है, कहां पर स्थित है, जल्दी से बताइए दोस्तों। बताइए जल्दी से। किराड़ू बाड़मेर की बात कर रहे थे, सोमेश्वर मंदिर है वहां पर, जो राजस्थान का क्या बोला जाता है, जिसे खजुराहो बोला जाता है। खजुराहो का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर चित्रित है, मतलब नग्न चित्रित मंदिर में जो बाहर पत्थरों से नग्न चित्रित जो है बने हुए हैं उनके, तो इसलिए खजुराहो बोले जाते हैं। उनके सबसे ज्यादा एमपी डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, सॉरी एमपी राज्य में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा खजुराहो। ठीक है, बात करते हैं अपन हाड़ौती की खजुराहो की, मैंने पूछा। और मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है दोस्तों, याद है दोस्तों आपको, बताइए जल्दी से, आपके आंसर नहीं मिल रहे अभी तक भी। हाड़ौती का खजुराहो और या मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। लिख देता हूं, बंड देवरा किसे कहा जाता है, बंड देवरा, जो कहां पर स्थित है दोस्तों, रामगढ़ बारा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, हाड़ौती का खजुराहो बोला जाता है, या फिर इसको मिनी खजुराहो, छोटा खजुराहो बोला जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा खजुराहो कौन सा है, सोमेश्वर टेम्पल है। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिए। फिर एक बात और है, उसको भी बता देते हैं। ये बात होगी दोस्तों किराड़ू बाड़मेर की। किराड़ू बाड़मेर में दोस्तों जो है परमारों ने क्या क्या किया, ये इतना सा काम किया दोस्तों इन्होंने, अभी तक भी फेमस है दोस्तों परमार इसीलिए। इसके बाद बात करें दोस्तों, एक और क्वेश्चन बन जाता है किराड़ू की। इसके बाद बाड़मेर की बात हो चुकी है, अपन बात करते हैं अब दोस्तों बांगड़ की। बांगड़ के परमारों का संस्थापक कौन है, बताइए दोस्तों, कौन है संस्थापक, इसका नाम आएगा डंबर सिंह। क्या नाम है दोस्तों, डंबर सिंह। बांगड़ यानी कि डूंगरपुर या बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई कहां की, बांगड़ के परमारों के संस्थापक डंबर सिंह की। इनकी बात करें दोस्तों, राजधानी कौन सी थी, बताइए जल्दी से, किसको पता है राजधानी के बारे में, बांसवाड़ा। कौन सी राजधानी थी दोस्तों, बांसवाड़ा। क्या नाम है दोस्तों, बांसवाड़ा। इसको पहले उत्पूर्णक बोला जाता था, उत्पूर्णक, उत्पूर्णक क्या बोला जाता था, उत्पूर्णक। देखो यहां पर मैं बात कर रहा हूं, आराम से सुनना।
बांगड़ के परमारों का संस्थापक डंबर सिंह, क्या नाम आएगा दोस्तों? डंबर सिंह। डंबर सिंह जो है बांगड़ यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा यहाँ के परमाणु का संस्थापक कौन रहता है दोस्तों? डंबर सिंह। बात करते हैं अपनी राजधानी किसे बनाई, क्या नाम आएगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव में? उत्पूर्णक। क्या नाम आएगा दोस्तों? उत्पूर्णक, जो वर्तमान में क्या कहलाता है दोस्तों? बांसवाड़ा क्षेत्र में कहलाता है, यानी कि यहाँ पर पहला आप ऐसा कह सकते हैं दोस्तों उत्पूर्णक इनकी राजधानी रही है, जो कहां पर पड़ती है दोस्तों? बांसवाड़ा में। कहां पर स्थित है दोस्तों? बांसवाड़ा में स्थित है। ये होती है दोस्तों कंप्लीट किसकी बात? परमाणु की बात। यहां से अगर दोस्तों पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर कोई परमाणु से क्वेश्चन आता है ना आपके कोई से भी एग्जाम में, अगर जिसमें सिलेबस में आपके, तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिए, फिर बाद में बात करते हैं। लिख लिया दोस्तों? एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जैसा अपन ने बोला कि हर बार एक या दो क्वेश्चन की बात करेंगे, उनकी बात कर लेते हैं। टाइम में अभी 2-5 मिनट है। देखो ये परमार खत्म हो जाते हैं दोस्तों, एक दो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तारागढ़ घाटी में, तारागढ़ घाटी में चश्मे नूर महल, चश्मे नूर महल बनवाया। क्वेश्चन ये है दोस्तों, तारागढ़ घाटी में चश्मे नूर महल किसने बनवाया? ऑब्जेक्टिव सुनना दोस्तों, ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी अकबर, और डी आएगा दोस्तों औरंगजेब। जल्दी से मुझे आंसर बताइए दोस्तों, तारागढ़ घाटी में चश्मे नूर महल बनवाया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी के आंसर आना चाहिए दोस्तों। किसने बनवाया था? ऑब्जेक्टिव है शाहजहां, जहांगीर, अकबर और औरंगजेब। आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी से आंसर बताइए इसका। क्या आंसर आएगा दोस्तों बताइए? तारागढ़ में, तारागढ़ कहां का? अजमेर, तारागढ़ किले में घाटी पर चश्मे नूर महल का निर्माण करवाया। किसने करवाया दोस्तों? शाहजहां ने करवाया? नहीं करवाया। जहांगीर ने करवाया? बिल्कुल करवाया। आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, ना अकबर आएगा ना औरंगजेब आएगा। क्या आंसर आएगा दोस्तों? जहांगीर। जिसने जहांगीर आंसर लगाया सबका आंसर राइट है। नोट लगाना दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड, चश्मे नूर को अंग्रेज क्या कहते थे? हैप्पी वैली कहते थे। हैप्पी वैली कहते थे, यानी कि अंग्रेज जब आए तो इसको चश्मे नूर को क्या बोलने लगे दोस्तों? हैप्पी वैली। क्या नाम? हैप्पी वैली। क्या नाम? हैप्पी वैली। हैप्पी वैली कौन कहते थे दोस्तों? अंग्रेज। चश्मे नूर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? जहांगीर ने। देखो सुनना, कहानी क्या है, चश्मे नूर में दोस्तों एक कुंड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कुंड। अब जहांगीर की बेगम थी दोस्तों, आपको पता होगा प्रेम कहानी नूरजहां के बारे में। देखो इसमें नूरजहां लग रहा है, नूर, चश्मे नूर। तो यहाँ पर दोस्तों यही कुंड में गुलाब की पंखुड़ियों को डालकर, और गुलाब की पंखुड़ियों में दोस्तों जो है उस कुंड में स्नान करती थी कौन? नूरजहां। और आपको पता होगा दोस्तों, जो राजस्थान में, जो आप राजस्थान क्या पूरे भारत में अपन बात करें दोस्तों, तो इत्र का आविष्कार किसको माना जाता है? नूरजहां को माना जाता है। नूरजहां ने ही दोस्तों गुलाब से बने हुए इत्र का निर्माण किया था, यानी कि आविष्कार। जनक है दोस्तों कौन? नूरजहां। नूरजहां ने सेंट बनाया। देखो आप बात करते हो, क्या किया क्या किया, पूरा यहीं पे बना हुआ है। तो इस कुंड में दोस्तों स्नान किया करती थी नूरजहां। इसमें एक कुंड बना हुआ है। और आपको पता होगा दोस्तों जो है इत्र का जो है आविष्कार किसको माना जाता है? आविष्कारक नूरजहां को माना जाता है। बेगम थी दोस्तों किसकी? जहांगीर की। जहांगीर ने
चश्मे नूर महल का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। अगली क्लास में नेक्स्ट अपन नए वंश के बारे में बात करेंगे और दोस्तों वहां पर भी 1-2 वंश रोज खत्म करेंगे। 2 दिन में दोस्तों अपन पूरा एक मैटर खत्म कर देंगे। 2 घंटे की और क्लास रहेगी, उसके बाद दोस्तों अपन 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू जरूर बोलिए ताकि मुझे भी पता चले। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।